Yes, we are live now. Hello friend, this is Raman and welcome to Chemistry Monk. आज हम जो करने जा रहे हैं वो GOC से GOC हमने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टार्ट ले लिया था। GOC हमने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टार्ट ले लिया था और उसमें हमने कर लिया था कि सर किसी भी रिएक्शंस के होने के लिए जो सबसे इसेंशियल फैक्टर है, कोई भी रिएक्शन होगा तो सबसे पहले जो फिनोमेना होगा, सबसे पहले जो एक्टिविटीज होगी मॉलिक्यूल के साथ, वह है सर ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड का टूटना, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। हमने कल सीखा A और B है, ये CD के साथ रिएक्शन कर रहा है, बन रहा है हमारा AC और BD। ये हमारे पास AB एक कंपाउंड था, CD एक दूसरा कंपाउंड था, एक कंटेनर में मैंने रखा, कुछ रिएक्शंस कंडीशन पे इसको रिएक्शन करने के लिए छोड़ा, बना क्या AC और BD। हो क्या रहा है, ये A जो पहले B के साथ था अब A C के साथ जा रहा है, मतलब कि A ने B का साथ छोड़ा होगा, साथ छोड़ा बोले तो ये बॉन्ड टूटा होगा। यस, A और B अलग हो गया कैसे, बॉन्ड टूट करके। फिर ये C और D भी अलग हो गया होगा बॉन्ड टूट करके, है ना। तो सबसे पहली जो सर घटना हो रहा है किसी भी रिएक्शंस के होने के क्रम में, वह है हमारा बॉन्ड ब्रेकिंग। सबसे पहला घटना हमारे पास जो हो रहा है वो बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है। और हमने देखा कि सर उसके बाद बॉन्ड बन रहा है ना, ये टूट के पहले सेपरेट हो जाएगा, तब A और C के साथ बॉन्ड बनाएगा, AC बन जाएगा, B और D के साथ बॉन्ड बना करके BD बन जाएगा। तो किसी भी रिएक्शन, GOC क्या था सर, कलेक्शन ऑफ फैक्ट, कलेक्शन ऑफ आइडियाज, कलेक्शन ऑफ कंसेप्ट्स विच helps us to understand the reactions and mechanism of reactions। किसी भी रिएक्शंस के होने के पीछे के कारण को समझने के लिए ढेर सारे फैक्ट्स का, ढेर सारे कंसेप्ट का समूह को हमने नाम दिया जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसी नाम के तहत हम सब बहुत सारी बातें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात कि सर किसी भी रिएक्शंस में होने में बॉन्ड टूटेगा, मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग होगा। अब हम इसी बॉन्ड ब्रेकिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। उसके बाद बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन सर बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद की स्टेप है। तो सबसे पहले हमने बॉन्ड ब्रेकिंग के बारे में पढ़ा और हमने देखा कि सर बॉन्ड दो तरीके से टूट सकता है, दो तरीके से ब्रेक हो सकता है। पहला था हमारा होमोलिटिक और दूसरा था हमारा हेट्रोलिटिक। हेट्रोलिटिक में सर ये किसके प्रेजेंस में हो रहा था, पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, H2O, ROH, CF3, CF2OH, फॉर्मिक एसिड HCOH इट्सेट्रा, उन सारे के प्रेजेंस में हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज हो रहा था। इसमें सर हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज का परिणाम क्या हो रहा था सर, रिजल्ट क्या, अगर कोई पोलर सॉल्वेंट में बॉन्ड टूटेगा तो वह हेट्रोलिटिकली स्टाइल में टूटेगा। क्या बनेगा सर, आयन बनता था। आयन बोले तो केटायन या एनायन बनेगा। यस, वो आयन कैसा होता था सर, चार्ज्ड होता था, वह स्पीसीज चार्ज्ड स्पीसीज होता था। यहां पर होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज किस कंडीशन में होता है भाई, तो ये हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट में होता है। नॉन पोलर सॉल्वेंट, या इसी को बहादुर बोलते हैं, या ये होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज हो सकता है गैसियस फेज में भी। बिल्कुल, अगर पीछे का लेक्चर कोई नहीं देखे हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं तो उनको पूरी समझ में आएगी। सर ये इसका परिणाम क्या होता था, अगर ऐसा कहीं पे बॉन्ड क्लीवेज हो तो क्या परिणाम होता था सर, तो ऐसे बॉन्ड क्लीवेज का परिणाम होता था कि यहां से हमें मिलता था फ्री रेडिकल। क्या बोलता था, फ्री रेडिकल। ये सर न्यूट्रल होता था, नॉट चार्ज, ये न्यूट्रल होता था, न्यूट्रल बोले तो चार्ज नहीं। यस, तो ये हमारे पास दो तरीके से बॉन्ड क्लीवेज हो सकते हैं सर, होमोलिटिकली एंड हेट्रोलिटिकली। ठीक है, बॉन्ड क्लीवेज के बारे में पढ़ा। अब चलते हैं इसके आगे के एस्पेक्ट को देखने। बॉन्ड क्लीवेज होगा, उसके बाद क्या होगा। तो एक पल आप जरा रुके और देखें
कि सर ये ए और बी के बीच ए का इलेक्ट्रॉन और बी का इलेक्ट्रॉन मिल करके बॉन्ड बनाया था, सी और डी के बीच बॉन्ड बना था, मतलब कि सी का इलेक्ट्रॉन था, डी का इलेक्ट्रॉन था, बॉन्ड बना था, ये बॉन्ड टूटा। पहला जो किसी भी रिएक्शंस के होने के क्रम में जो पहली फिनोमेना होगा वह बॉन्ड का टूटना होगा। तो सर ये बॉन्ड टूटा, कैसे बॉन्ड टूटा भाई, कैसे बॉन्ड टूटा, तो जरा देखेंगे एक पल के लिए। अरे भाई क्या आपको लग रहा है क्या, अगर मान लो कि ये बॉन्ड हेट्रोलिटिकली टूटेगा और मैं कह रहा हूं कि बी ज्यादा इलेक्ट्रॉन हेट्रोलिटिकली टूट रहा है, मतलब कि ये रिएक्शन कहां पे परफॉर्म हो रहा होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। अगर यह हेट्रोलिटिकली टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ शिफ्ट होगा, हमने कल पढ़ा था मोड इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ। मान लो कि बी ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ए पर प्लस आ जाएगा और बी पर निगेटिव आ जाएगा। मैं अगर इसमें कहता हूं कि सी ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो सी पे निगेटिव आ जाएगा और डी पर प्लस आ जाएगा। मोड इलेक्ट्रोनिगेटिव जो होगा वो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफिनीशन ही तो होता है अट्रैक्शन ऑफ बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन। यस, पुल्ड आउट करता है अपनी तरफ, क्या कौन खींचता है, बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेना ही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहलाता है। तो भैया ये प्लस अब ये माइनस के साथ अट्रैक्ट को फिल करेगा, अट्रैक्शन फिल करेगा और बना लेगा AC, और ये B पे माइनस D प्लस के साथ चला जाएगा और बन जाएगा BD। कोई ये सोचता है कि सर A प्लस B माइनस जुड़ जाएगा तो यही बन जाएगा, अरे भाई यही बन जाएगा। तो रिएक्शन बोले तो चेंजेज, रिएक्शन बोले तो जनरल लैंग्वेज में चेंजेज, जहां कहीं पे बदलाव हो रहा होगा तभी मैं बोलूंगा कि वहां पर रिएक्शन हुआ है, अदरवाइज मैं नहीं बोल सकता रिएक्शन हुआ है। तो चेंज होने के लिए क्या करना, अगर ए बी से जुड़ जाता तो चेंज ही नहीं कहलाएगा। यस, ये टूटा और कुछ अलग बन गया तब रिएक्शंस कहा जाएगा। ये टूट करके यही बन जाए तो रिएक्शन नहीं, रिएक्शन बोले तो चेंजेज। रिएक्शन की जनरल मीनिंग होती है सर चेंजेज, जहां कहीं भी बदलाव हो रहा होगा मैं बोलूंगा कि वहां पर रिएक्शन हुआ है। तो ये बॉन्ड के ब्रेक करने की घटना है। एक पल, हाँ हम अपने ऑब्जेक्टिव पे आते हैं सर। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, कैसे ब्रेक हुआ, बी ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव था तो बी ने तो अपना इलेक्ट्रॉन लिया ही लिया, साथ में ये यहाँ पे दिस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन था, एक ए का था एक बी का था, तो बी ने अपना तो लिया ही लिया, ए का भी इलेक्ट्रॉन खींच लिया। यस, मतलब कि ये जो बॉन्ड था इसका इलेक्ट्रॉन बी के तरफ चला गया। बोले तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या, अरे मेरे भाई बोलना, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट नहीं है क्या, मतलब कि बॉन्ड टूटने के पीछे का क्या कारण है। अगर यह इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस नहीं हुआ होता तो बॉन्ड नहीं टूटता। ये सी और डी में सी की तरफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो गया होगा। अगर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस नहीं होते तो बॉन्ड नहीं टूटता। मतलब कि सर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होना एक बहुत बड़ा फैक्टर है रिएक्शंस के होने में। बड़े ध्यान से इंटरलिंक कर रहा हूं चीजों को। सर हमने पहली बार देखा कि किसी भी रिएक्शंस के होने के लिए बॉन्ड का टूटना आवश्यक है ना, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड आवश्यक है। और अभी हमने ये देखा कि कोई भी बॉन्ड कब टूटेगा, जब कोई भी बॉन्ड बहादुर तभी टूटेंगे जब इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो और इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा तो बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा तो फिर नए बॉन्ड बनेंगे, और बॉन्ड के टूटना और बॉन्ड का बनना ही तो रिएक्शन कहलाता है। यस, बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का बनना ही तो रिएक्शन कहलाता है। सर हम जीओसी में किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, हम रिएक्शंस के पीछे के लॉजिक को समझने की तैयारी कर रहे हैं कि कोई रिएक्शन क्यों होता है। तो सर सबसे पहले ये तो बताओ कि रिएक्शन होता क्या है, रिएक्शन होता क्या है। तो सर रिएक्शन में हमने कुछ देखा, आपने प्रीवियस लेक्चर से याद करें, ये तो बार बार इक्वेशन आएगा है ना, इसी की तो पूरी कहानी हमें जानना है। हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे कि सर कोई भी रिएक्शंस ए बी है सी डी है, अब ए सी के साथ जा रहा है, ए सी के साथ जा रहा है और बी डी के साथ जा रहा है। ओके, प्रोडक्ट बन गया। ये हुआ क्या, कैसे था सर, ए टूटा था प्लस के रूप में, बी टूटा था माइनस के रूप में। यहां पर सी और डी था, सी टूटा था माइनस के रूप में, डी टूटा था प्लस के रूप में। अब ये इसके साथ क्लब कर गया, ये इसके साथ क्लब कर गया, बन गया यहां से ये। इसको हमने कल बताया था कि दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट। इसी में कुछ कुछ इंटरमीडिएट बनेंगे।
ये इंटरमीडिएट कहा जाएगा। तो भाई ये रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन कैसे हो रहा है? बॉन्ड टूट रहे हैं, तो रिएक्शंस में आखिर होता क्या है सर? बॉन्ड का टूटना, कुछ पुराने बॉन्ड, ऑलरेडी जो बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं वो बॉन्ड टूटेंगे और कुछ नए बॉन्ड बनेंगे। तो बस मैं यही एक रिएक्शन हुआ, ये क्या है? एक रिएक्शन है, बदलाव हुआ है ना, और हर जगह पे बदलाव को रिएक्शन बोलूंगा मैं। तो ये केमिस्ट्री में बदलाव को रिएक्शन बोलते हैं, तो ये हमारे एक रिएक्शन है। रिएक्शन में हुआ क्या है भाई? तो कुछ पुराने बॉन्ड टूटे हैं और नए बॉन्ड बने हैं, मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड अकर्स इन रिएक्शन। तो रिएक्शन का डिफिनीशन क्या होगा? है ना? तो किसी भी रिएक्शन में इन अ रिएक्शन ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स टेक प्लेस। किसी भी रिएक्शन में क्या होगा सर? बॉन्ड का बनना और बॉन्ड का टूटना होगा। बॉन्ड टूटेगा, उसके बाद बॉन्ड बनेगा। ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स टेक प्लेस। दुनिया में जहां कहीं भी किसी भी कंटेनर में अगर बॉन्ड, कुछ पुराने बॉन्ड टूट रहे हों और कुछ नए बॉन्ड बन रहे हों, तो मैं बोलूंगा कि वहां पर रिएक्शन हुआ है। ठीक है सर, रिएक्शन का आज हम जान गए कि रिएक्शन में होता क्या है सर। तो रिएक्शन में कुछ नहीं होता है, कुछ पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। कुछ पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं। और किसी भी बॉन्ड सबसे पहले क्या होता है? तो बॉन्ड टूटता है सर, बॉन्ड बन भी रहा है और बॉन्ड टूट भी रहा है। सर ये बतलाओ कि सबसे पहले क्या होता है? तो मैं एक बात पक्का लिख दूंगा, नो रिएक्शन कैन अकर विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। सबसे पहले क्या होता है? पहले बॉन्ड टूटता है, उसके बाद बॉन्ड बनेगा। तो कोई भी रिएक्शन नहीं हो सकता बिना बॉन्ड के टूटे हुए। नो रिएक्शन कैन अकर विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। और बॉन्ड कैसे टूट रहा है भाई? ए और बी के बीच बॉन्ड है, ए और बी के बीच बॉन्ड है, इसका इलेक्ट्रॉन यहां पे, इसका इलेक्ट्रॉन यहां पे। मान लो कि यह पोलर सॉल्वेंट में ले रहे हैं तो हेटेरोलिटिकली टूटेगा। और मान लो कि बी ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ चला जाएगा? बी के तरफ। बी मतलब कि इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो बी अपने पे कौन सा झंडा ढोएगा? माइनस का। और ए का इलेक्ट्रॉन लॉस कर गया है ना, तो ए अपने ऊपर प्लस का झंडा ढोएगा। ये बन गया ए प्लस और बी माइनस। और यहीं से रिएक्शंस की शुरुआत हो जाती है। मतलब कि यह बॉन्ड कैसे टूटा? तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के कारण। तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि बेसिकली, अब जरा एक पल के रुको भाई, रुको क्या मैं बतला रहा कि सर बॉन्ड टूटेगा जब इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होगा। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होगा तो बॉन्ड टूटेगा, और बॉन्ड टूटेगा तो कहानी शुरू हो जाएगी। क्या रिएक्शन होने की, मतलब कि रिएक्शन होने के पीछे का बेसिक कारण क्या है? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या बेसिकली मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या इसी को मैं बोल सकता हूं डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज द कॉज बिहाइंड एनी रिएक्शन टू अकर। मत क्या लिखा भाई? बेसिकली मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या इसी को मूवमेंट को क्या बोल सकता हूं? डिस्प्लेसमेंट बोल सकता हूं। अपनी जगह से डिस्प्लेस हुआ है ना इलेक्ट्रॉन, तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द कॉज बिहाइंड एनी रिएक्शन टू अकर। किसी भी रिएक्शंस के होने के पीछे का क्या कारण है? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मूव करेगा मतलब कि रिएक्शन हो रहा होगा। इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, रिएक्शन हो रहा होगा। तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ही किसी भी रिएक्शंस के होने के पीछे का कारण है।
तो सर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बड़ा तगड़ा बात है सर, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तभी बॉन्ड टूटेगा और बॉन्ड टूटेगा तभी रिएक्शन होगा। तो सर हमें मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ना जरूरी है ना। कुछ भी हम थोपेंगे नहीं कि लो भैया ये पढ़ लेते हैं, नहीं है ना। हमारे पास जो बेस कारण होगा, जो ऑथेंटिक कॉज होगा, उसी को डिस्कस करेंगे। ऑथेंटिक कॉज ही डिस्कस होगा। तो सबसे पहले हमें दिख रहा है सर, हमें दिख गया कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ाओ सर। जो भी मैं जानता हूं डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, वो मैं सब कुछ आपको डिस्कस कर दूं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहा जा सकता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में? तो भाई सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट के बारे में चर्चा चलेगी, डिस्प्लेसमेंट के बारे में चर्चा करेगी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या कितने प्रकार से हमको दिख सकते हैं भाई? तो इलेक्ट्रॉन दो प्रकार के होते हैं, है ना। देखा जाए जरा, ए और बी के बीच बॉन्ड, अगर सिंगल बॉन्ड बनता है तो यह पक्का सिग्मा है। अगर ए और बी के बीच कभी कभी डबल बॉन्ड दिखेगा तो एक सिग्मा है और एक पाई है। ओके, ए और बी के बीच ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा तो इसमें यह सिग्मा है, यह यह पाई है, यह भी पाई है, और ये जो एक बॉन्ड है सिग्मा है। मतलब कि दो एटम के बीच एक बॉन्ड पक्का है कि सिग्मा होगा, बाकी सारे पाई होंगे। एक बॉन्ड पक्का है कि सिग्मा होगा, बाकी सारे पाई होंगे। जरा देखिए बेटा, ये बॉन्ड कैसे बना है ए और बी के बीच। ए अपना इलेक्ट्रॉन लेके, मैंने ऑर्बिटल पढ़ाया था, अब जरा चर्चा कर ही ले थोड़ा ठीक से। जरा एक पल के लिए रुक के भाई चर्चा कर ले हम ठीक से। हमने देखा कि सर बॉन्ड दो प्रकार के हो सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। अगर मैं NH3 के फॉर्मेशन की चर्चा करूं बॉन्ड डायग्राम से, तो कैसे बॉन्ड बनते हैं सर? NH3 का बॉन्ड कैसे बनता है? तो जरा देखें सर, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 क्या होगा सर? 1s2 2s2 2p3। बिल्कुल जैसे हमने पढ़ा है उस स्टाइल में काम करेंगे। हमारे काम का कौन सा है? हमारे काम का सर यही है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, वैलेंस शेल इसेंशियल होता है। वैलेंस शेल ही हमारे काम का होता है। s में कितने ऑर्बिटल? एक ऑर्बिटल। p में कितने ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल। s के पास इलेक्ट्रॉन कितने? 2। p के पास इलेक्ट्रॉन कितने? 3, है ना। अब एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है। सर हाइड्रोजन के बारे में क्या ख्याल है? हाइड्रोजन के बारे में क्या ख्याल है? तो ख्याल बिल्कुल नेक है भाई। 1s1 होता है, मतलब कि इसके पास एक ऑर्बिटल है। आपको बताया गया है वैलेंसी क्या होता है? वैलेंस शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वैलेंसी होता है, और वैलेंसी ही किसी भी एटम का बॉन्डिंग कैपेसिटी बताने के लिए जिम्मेवार है। तो भाई इसमें इसकी कितनी वैलेंसी है? नाइट्रोजन की 3। इसकी कितनी वैलेंसी है? हाइड्रोजन की 1। मतलब कि हाइड्रोजन कहीं भी एक बॉन्ड बनाएगा और नाइट्रोजन, एक अकेले नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है। तो एक हाइड्रोजन आएगा और इसके साथ एक बार बॉन्ड बनाएगा, फिर दूसरा हाइड्रोजन एटम आएगा और इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाते हैं भाई। इसका एक इलेक्ट्रॉन आएगा और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तीनों हाइड्रोजन देखो भाई ऐसे ही बना होगा। नाइट्रोजन का एक एटम और हाइड्रोजन 3, नाइट्रोजन के p ऑर्बिटल से हाइड्रोजन का 1s और ओवरलैप करके बॉन्ड बना लिया। और ये किस रूप में दिखेगा? लोन पेयर के रूप में। तो इसीलिए हम नाइट्रोजन का दिखाते भी हैं, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और यहां पे एक ऑर्बिटल में लोन पेयर। जरा एक पल के लिए रुकेंगे भाई। नाइट्रोजन का p, जरा इसको खूब ध्यान से देखेंगे। नाइट्रोजन का p ऑर्बिटल, नाइट्रोजन का p, ये क्या कौन सा है? ये भी p है, ये भी p है, ये भी p है ना। तो नाइट्रोजन का p देखें जरा, एक p, दूसरा p, तीसरा p। और हाइड्रोजन का s, दूसरा हाइड्रोजन का s, तीसरा हाइड्रोजन का s। ओके, ओवरलैप करके बॉन्ड बनाया और एक s में इसका लोन पेयर होगा नाइट्रोजन का, है ना जी। ये हाइड्रोजन है,
ये एक दूसरा हाइड्रोजन है, ये तीसरा हाइड्रोजन है। इसके ऑर्बिटल के ओवरलैप से बॉन्ड बना, इसके यहां पे ऑर्बिटल के ओवरलैप से बॉन्ड बना, ऑर्बिटल के ओवरलैप शेयरिंग से बॉन्ड बन रहा है ना। और ये शेयरिंग कैसे हुआ होगा, ये शेयरिंग कैसे हुआ होगा, नाइट्रोजन का ये है और हाइड्रोजन का ये आकर के ऐसे ओवरलैप किए होंगे, शेयर किए होंगे, ये नाइट्रोजन का और ये हाइड्रोजन का आकर के ओवरलैप किए होंगे। ठीक है, ठीक है, मतलब कि बॉन्ड कैसे बनते हैं, तो ओवरलैपिंग से बनता है। तो यहां पे ऑर्बिटल के ओवरलैप से बना ना, ऑर्बिटल के ओवरलैप से। हम आगे पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन में ये कैसा ऑर्बिटल का ओवरलैप है भाई, ये हाइब्रिड है, ये हाइब्रिड है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, ये कौन सा बॉन्ड बना, देखो ना, ये एन और एच के बीच, मान लो एन और एच ये वाला है, कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा। ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है, एन और एच का, सिग्मा। ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है, एन और एच का, सिग्मा। सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, मतलब कि सिग्मा जो है सर, वह सिग्मा जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है। ये सारे सिग्मा है और ये कैसा हाइब्रिड ऑर्बिटल से, हाइब्रिड ऑर्बिटल मैंने पढ़ाया था ना इस नाइट्रोजन का, अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो sp3 आएगा, sp3। मतलब sp3 का क्या मतलब हुआ भाई, कि इसके पास 4 ऑर्बिटल होंगे, एक sp3, दूसरा sp3, तीसरा sp3, चौथा sp3, नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का s आएगा, दूसरा s आएगा। चलो मैं पूरी सही बात बताऊंगा आपको। नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर करके निकालोगे क्या, sp3 का क्या मतलब हुआ, एक s और 3 p, बोले तो 4 प्योर ऑर्बिटल इंटरमिक्स किए होंगे और जितने प्योर ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो 4 अगर प्योर ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं तो कितने हाइब्रिड बनेंगे, 4। तो नाइट्रोजन का एक sp3, दूसरा sp3, तीसरा sp3, चौथा sp3, ओके। और इसके पास सब में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। अब हाँ, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दुनिया में कहीं भी बेटा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकाला, हमने पढ़ाया था, s ऑर्बिटल को स्फेरिकल से दिखाते हैं, p ऑर्बिटल को डम्बेल से दिखाते हैं। डम्बेल मतलब कि ये लोब्स जितनी बड़ी होगी उतनी ही लोब्स ये भी बड़ी होगी। d ऑर्बिटल को भी डबल डम्बेल से दिखाते हैं। और लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होता है वह हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को इस फॉर्म में दिखाते हैं, दिख रहा है ना। मतलब कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एडवांस थ्योरी है जो बॉन्ड के बेहतर होने की बात करता है। और यहां पे क्या हुआ, अब यहां पे देख, इधर भी इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन कभी इधर भी रहता था कभी इधर भी रहता था। अब लोगों ने ये परिकल्पना करी कि नहीं, इलेक्ट्रॉन जो इधर, तो इधर बहुत कम जाएगा और इधर ही बहुत ज्यादा जाएगा, ताकि दूसरे ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का ओवरलैप हो सके, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन का ओवरलैप होगा उतनी बेहतर बॉन्ड बनेगा। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का शेप की जो परिकल्पना की गई, चाहे वह कोई भी हाइब्रिड, sp2 भी हो तो ऐसे ही दिखाएंगे, sp भी हो तो ऐसे ही दिखाएंगे, sp3 भी हुआ तो ऐसे ही दिखाएंगे। तो यहां पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या है, sp3 है, तो 4 हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, एक sp3, दूसरा sp3, तीसरा sp3, चौथा sp3। और हाइड्रोजन 3 आ रहा है हमारे पास, हाइड्रोजन 3 आ रहा है। एक में हमारे पास लोन पेयर है, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ और सिर्फ हाफ फील्ड वाला ही बॉन्ड बनाएंगे। s आया, ये भी एक इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है भाई, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा। नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके NH3 बना लिया और एक लोन पेयर बना लिया। ये कैसे आया होगा जरा, अब ये पास आया होगा, ये s वाला आकर के p के ऐसे ओवरलैप कर गया होगा, ये ऐसे ओवरलैप कर गया होगा, ये वाला ऐसे ओवरलैप कर गया होगा। मतलब कि एक नाइट्रोजन के पास 3 हाथ है, 2 हाथ मुझे दिख रहा है, मान लो कि यहां से एक और निकला रहा था हाथ, अब वह 3 हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा, एक हाथ से एक हाइड्रोजन, दूसरे हाथ से दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाथ से तीसरा हाइड्रोजन। तो ये ऐसे कुछ जुड़ेगा ना ओवरलैप करके। और बेटा जो हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैप करके बॉन्ड बनाते हैं वो सिग्मा बॉन्ड होते हैं। मतलब कि ये हमारा कैसा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा, 3 सिग्मा। NH3 के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है। सर पाई बॉन्ड के क्या ख्याल है, चलो एक पल के लिए हम देखते हैं कि पाई बॉन्ड के बारे में क्या ख्याल है।
पाई बॉन्ड किसे बोलते हैं। बस बिल्कुल हम रफ आइडियाज डेवलप कर रहे हैं। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है समझ गए ना, है ना। और सिग्मा बॉन्ड में अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स को, ये इलेक्ट्रॉन किसमें है, सिग्मा बॉन्ड में है, तो इसको सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या बोले, सिग्मा बॉन्ड में उपलब्ध होने वाले इलेक्ट्रॉन को सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सर इस नाइट्रोजन के पास कौन सा ऑर्बिटल है, सारे के सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। जरा मैं बात करूं इथीन का, जरा मैं बात करूं भाई इथीन का, इथीन का अगर बात करूं इथीन का बात करूं, सारे बोलिए, सारे बोलो, मुंह से बोलो, क्या जय माता दी नहीं। इस कार्बन की हाइब्रिडेशन बताओ, सारे बोलो मुंह से बोलो। इस कार्बन की हाइब्रिडेशन sp2, इस कार्बन की हाइब्रिडेशन sp2। sp2 का क्या मतलब होता है भाई, मैंने पढ़ाया है, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्लस 1 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। कौन कौन से 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे, sp2 और तीसरा sp2, और ये हाइब्रिड अनहाइब्रिड कौन सा होगा, प्योर p ऑर्बिटल। इसमें भी सेम कहानी यही होगी, यस, है ना। sp2 का मतलब क्या होता है, 3 हाइब्रिड, कौन हाइब्रिड सर, sp2 और प्योर p। मतलब कि अगर मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम खींचूं तो कुछ ऐसा खींच पाऊंगा मैं, sp2 और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक दूसरे पे 180 डिग्री ओरिएंटेड, कितना एंगल बनता है भाई, 180 डिग्री। मतलब कि इसके जो ऑर्बिटल ये sp2 होंगे वो कैसे ओरिएंटेड होंगे, 180 डिग्री पे। तो लो मान लो ये कार्बन है और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को तो एक छोटा लोब्स एक बड़ा लोब्स करके दिखाते हैं, एक छोटा लोब्स एक बड़ा लोब्स, एक छोटा लोब्स एक बड़ा लोब्स। ये हो गया हमारा sp2 कार्बन, इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। लो भाई हाइड्रोजन ओवरलैप कर लिया, हाइड्रोजन ओवरलैप कर लिया, और इसमें ना भूले एक सिग्मा है और एक पाई है ना। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो नोट करते चले। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है सर, एक्सियल ओवरलैप से, मतलब कि इसके हाथ ऐसे निकला हुआ है, दूसरा किसी दूसरे एटम का हाथ आएगा और ऐसे जुड़ जाएगा, एक्सियल ओवरलैप से। और पाई बॉन्ड कैसे बनता है बेटा, लैटरल ओवरलैप से, ऐसे ये जुड़ेगा नहीं, बस इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, दोनों एक दूसरे को देख के खुश हो जाएंगे कि अरे भाई मेरे सामने तुम अपना इलेक्ट्रॉन ला दिया, तुम मेरे सामने अपना इलेक्ट्रॉन ला दिया, आओ हम एक साथ हो जाते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। तो हम पढ़ाएंगे आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड। बस आपको एक रफ आइडिया डेवलप करना चाहिए कि सर फिर ये कार्बन, इस कार्बन के पास भी, अच्छा ना भूलें कि इस कार्बन के पास एक प्योर p है। तो प्योर p कैसा होता है भाई, डम्बेल, ऊपर भी नीचे भी। अब देखिए जरा इस कार्बन के पास सेम कहानी, sp2 में 3, एक हाइब्रिड ऐसे होगा, दूसरा हाइब्रिड ऐसे होगा, तीसरा हाइब्रिड ऐसे होगा। यस, वहां पे क्या जुड़ रहा है सर, एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर, 2 हाइड्रोजन हो गया, और ये एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। कैसे ओवरलैप से, इस तरीके से ओवरलैप से। तो बिल्कुल कहीं पे आप नोट कर लें, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, एक्सियल ओवरलैप से, एक्सियल ओवरलैप या हेड ऑन ओवरलैप। सिग्मा बॉन्ड बनता है एक्सियल ओवरलैप, मतलब कि एक एक्सिस, मान लो ये एक्स एक्सिस है तो ये एक्स एक्सिस, और उसी एक्सिस पे इधर से कोई आए और दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर ले तो यह एक्सियल ओवरलैप कहलाएगा। और ऐसे ओवरलैप से जो भी बॉन्ड बनेगा उसको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, या हेड ऑन ओवरलैप। देख रहे हो ना, इसका माथा और इसका माथा बिल्कुल टकरा जाए तो ये हेड ऑन ओवरलैप है। ये भी सिग्मा, देखो हाइड्रो एस का ऐसे ऐसे जा रहा था टक्कर इस एक्सिस के थ्रू और इसका इस एक्सिस के थ्रू, तो वो हमारा बन गया सिग्मा बॉन्ड। सर पाई बॉन्ड भी बनता है, एक 2 तरीके का हमने बॉन्ड पढ़ा है, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कैसे बनता है बेटा, तो लैटरल ओवरलैप से,
लैटरल ओवरलैप। लैटरल ओवरलैप क्या है? मैं भी खड़ा हूं, है ना, सिग्मा है ऐसे, तुम आए, मैं आया एक एक्सिस पे और बिल्कुल एक दूसरे को पकड़ लिए। पाई बॉन्ड कैसे बना? तुम इधर से जा रहे हो, तुम इधर से, माने कहीं से हल्का सा टच हो जाए या सामने सामने तुम निकल जाओ, छुओ मत एक दूसरे को, सामने सामने निकल जाओ, वो भी एक ओवरलैप है। एक पल के लिए तुम यहां से जा रहे होगे तो मेरे सामने आ जाओगे, वो अभी एक ओवरलैप है, उसको बोलते हैं लैटरल ओवरलैप। मतलब कि ये एक ऑर्बिटल, इस कार्बन का एक ऐसा ऑर्बिटल, फिर दूसरे कार्बन का ऐसा ऑर्बिटल अगर एक दूसरे के सामने आ जाए तो वहां भी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो जाता है। इलेक्ट्रॉन के वेव एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं और इलेक्ट्रॉन का वेव अगर ओवरलैप करेगा तो वहां पे बेटा बॉन्ड बनने की संभावनाएं हो जाती है, बॉन्ड बन जाता है। तो ये लैटरल ओवरलैप, समझ रहे हैं ना। तो इसके पास भी, इस कार्बन के पास भी एक प्योर पी है, जो कि प्योर पी क्या होगा, इसके ये सब कैसे होंगे देखिए जरा सा। एक कार्बन है, ये बीच वाला कार्बन, इसका हाइब्रिड ऐसे, दूसरे का हाइब्रिड ऐसे, हाइब्रिड ऐसे, इस प्लेन में तीनों हाइब्रिड, तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स इसके परपेंडिकुलर प्लेन में। सेम कहानी यहां पे, इस प्लेन में इधर इधर तीन हाइब्रिड और इसका अनहाइब्रिड ऐसे इस प्लेन में, देख रहे हैं ना एक दूसरे के। अब देखो ये और ये आमने सामने आ गया क्या, तो इसका भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो इसमें और इसका इलेक्ट्रॉन का ओवरलैप इसमें होगा और इसी ओवरलैप को बोलते हैं पाई। अब आप ही बताओ, कोई है ना, कोई दूर दूर से नैन मटक्का कर रहा है और यहां पे ये दोनों एक दूसरे से मिल जा रहे हैं, ये दोनों मिल जा रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड में मिलान हो रहा है और पाई बॉन्ड में तुम यहां खड़ा, मैं यहां पे खड़ा, लगा कि वाह, है ना, प्रेम हो गया, आंख नैन मटक्का हो गया। वहां भी बॉन्ड बना, नैन मटक्का से ही बॉन्ड बना और एक दूसरे से जब चीजें जुड़ जाए वहां भी बॉन्ड बनता है। आप ही बताइए कौन बॉन्ड मजबूत है? बेशक सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, हाँ जी, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। ये पाई बॉन्ड वीकर बॉन्ड है, किसकी तुलना में भाई? सिग्मा बॉन्ड की तुलना में। हम दो बॉन्ड पढ़ रहे हैं, वीकर एंड स्ट्रॉन्गर, विच वन इज स्ट्रॉन्गर? तो सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। तो ये बॉन्ड बना, तो सर हमारे पास दो तरीके के बॉन्ड आ गए, सिग्मा और पाई। सिग्मा बॉन्ड सर बनता है कैसे? सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल से, पाई बॉन्ड प्योर ऑर्बिटल से। तो सिग्मा बॉन्ड में एक और बात जोड़े, फॉर्म्ड बाई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सिग्मा बॉन्ड कैसे बना? फॉर्म्ड बाई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। पाई बॉन्ड कैसे बना? फॉर्म्ड बाई अनहाइब्रिड या प्योर ऑर्बिटल्स। अनहाइब्रिड या प्योर बोले तो जिसमें कोई मिलावट नहीं हो, प्योर ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ये सारी ऐसे, अब कोई सोचे कि मेरा कॉपी गंदा हो रहा है तो बेवकूफ है, ऐसे ही सीखो बेटा। इमेजिन जो मतलब कि जो पिक्चर टाइप से बनता है ना, वो ज्यादा आपको ध्यान रखता है। बिल्कुल आप ऐसे लिखेंगे, सिग्मा बॉन्ड एक्सियल ओवरलैप या हेड ऑन ओवरलैप, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, पाई बॉन्ड लैटरल ओवरलैप। लैटरल ओवरलैप बोले तो परपेंडिकुलर, लैटरल पाई बॉन्ड लैटरल ओवरलैप। वीकर या स्ट्रॉन्गर, वीकर बॉन्ड किसकी तुलना में? किसी भी सिग्मा बॉन्ड की तुलना में। फॉर्म्ड बाय अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स या प्योर ऑर्बिटल्स, है ना। तो हम दो प्रकार के बॉन्ड पढ़े सर। अब देख भाई, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो या तो इस ऑर्बिटल में होगा, नहीं तो इस ऑर्बिटल में होगा, नहीं तो इस ऑर्बिटल में होगा, नहीं तो इस ऑर्बिटल में होगा। अरे इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल हाउस इज कॉल्ड ऑर्बिटल्स, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जहां भी होगा वो ऑर्बिटल में ही होगा। तो और ऑर्बिटल दो प्रकार के हो गए, कौन कौन से? एक हाइब्रिड और एक अनहाइब्रिड। ऑर्बिटल दो प्रकार के हो गए, हाइब्रिड और अनहाइब्रिड। चलो मैं इसको इरेज करूंगा, अब अपने पॉइंट पे आ रहा हूं। जो समझाना था मैं समझा दिया आपको। खूब बॉन्डिंग पढ़ेंगे उसमें, तो हम खूब पढ़ेंगे बेटा इनऑर्गेनिक में। लेकिन अभी क्या है कि थोड़ी थोड़ी बातें आपको जान लेनी है ना। तो बेशक हमने बहुत शानदार तरीका से जाना। तो सर इलेक्ट्रॉन जो होता है सर, वह किस में रहता है? लिव इन ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन कहां रहेगा? ऑर्बिटल में रहेगा। अब भैया जो ये ऑर्बिटल है ना, ये जो ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल दो तरीके के होते हैं, हाँ जी, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स।
क्या आप नहीं जान रहे हैं इस बात को? बिल्कुल बिल्कुल आप जान रहे हो। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन लिव इन ऑर्बिटल एंड ऑर्बिटल देयर आर टू टाइप्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जो बहादुर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो बॉन्ड बनाता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्स सिग्मा बॉन्ड एंड अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्स पाई बॉन्ड। समझ गए? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या बनाता है? सिग्मा बॉन्ड बनाता है। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या बनाता है? पाई बॉन्ड बनाता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब बेटा जो बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, तो सिग्मा बॉन्ड बना है तो पक्का उसमें इलेक्ट्रॉन होगा, और सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन से बना है, और वह इलेक्ट्रॉन जो सिग्मा बॉन्ड बना रहे होते हैं उनको बोलते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। सिग्मा बॉन्ड में अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, पाई बॉन्ड में अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो सर हम सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स और पाई इलेक्ट्रॉन्स भी समझ गए। क्या होगा सर? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा सर? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स वह इलेक्ट्रॉन है जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? तो सर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हमेशा और हमेशा सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स सिग्मा बॉन्ड से सिग्मा बॉन्ड में बनेंगे। सिग्मा बॉन्ड में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स और पाई बॉन्ड में रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स को पाई इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। बड़ा सिंपल सी बात है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स में रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स को सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स और पाई बॉन्ड में रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स को पाई इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। चलिए सर इसके आगे की कहानी देख बेटा, हमने स्टार्ट किया था कहां पे? डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और भाई हम इलेक्ट्रॉन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में जानेंगे ना कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है सर। तो इलेक्ट्रॉन हमने ढूंढते ढूंढते ये पता कर लिया कि सर देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इधर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स और पाई इलेक्ट्रॉन्स। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट इज सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स? इलेक्ट्रॉन्स इन hybrid orbitals, electrons in hybrid orbitals is called sigma electrons, electrons in unhybrid orbitals is called pi electron। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं there are two types of electrons of finally, ये सारे आप लिख लेंगे वीडियो पॉज कर करके, और बिल्कुल आपके कॉपी में ऐसे ही दर्ज होना चाहिए। सर कॉपी गंदा हो जाएगा बेटा, जितनी ज्यादा गंदी कॉपी होगी ना आपके सिलेक्शन का रेट उतनी ही ज्यादा होगा, है ना। तो सर डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन में हमने दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन पढ़ा, है ना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन सर एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट इज सिग्मा इलेक्ट्रॉन एंड व्हाट इज पाई इलेक्ट्रॉन्स? इलेक्ट्रॉन्स इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इन अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स, है ना। सर घौच पोच हो रहा है, कोई घौच पोच नहीं हो रहा है। आप दो बार वीडियो देखें, आप दो बार वीडियो देखें। वीडियो अगर वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर आपके पास है तो ये तो आपके पास भी सुविधाएं तो बढ़ ही गई कि आप इसको कई दफा देख सकते हैं, और इससे बेहतर नहीं है, कहीं पर नहीं है ना। तो आप बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन दो प्रकार के होते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स किसको बोलते हैं सर? इलेक्ट्रॉन्स इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स इन अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सर हम हमारे पास इलेक्ट्रॉन जब भी बोलेंगे ना सर, तो हमारे पास हमारे दिमाग में दो बातें आएंगी, है ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का इलेक्ट्रॉन्स या अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स का इलेक्ट्रॉन्स। जब भी आप इलेक्ट्रॉन बोलोगे ना सर, हमारे दिमाग में दो बातें आ जाएंगी, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का इलेक्ट्रॉन या अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स का इलेक्ट्रॉन। तो सर डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो भाई कोई भी चीज, ये ए और बी के बीच इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना था, अब ये डिस्प्लेस हो रहा है तो उसके कुछ प्रभाव होंगे। डिस्प्लेस हुआ, मान लो कि बी के तरफ चला गया तो बी माइनस और ए प्लस। अब ये डिस्प्लेस हो चुका है, क्या हुआ? डिस्प्लेस हो चुका है। अब ऐसा हो गया तो इसका कुछ इफेक्ट जनरेट होगा, ये टूटा होगा, उसके कुछ कॉज हुए होंगे, और अब जो कॉज होकर के कुछ घटना हो गया, किसी कारण बस कोई घटना घट गया, अब उस घटना का परिणाम दिखेगा। यस, तो हम बेशक दोनों बातें जानेंगे, कॉज एंड इफेक्ट। कोई बॉन्ड
कैसे टूटेगा वो बातें जानेंगे। तो कैसे टूटेगा वो तो बातें हम जान चुके सर। सोल्वेंट कारण बनेगा बॉन्ड के टूटने का, हीट कारण बनेगा बॉन्ड के टूटने का। सर बॉन्ड टूटेगा कैसे, होमोलिटिकली या हेट्रोलिटिकली? तो कॉज तो मोर और लेस हमने कुछ अध्ययन कर रखा है। सर इफेक्ट के बारे में, जो बॉन्ड टूट करके इफेक्ट करेगा उसका क्या इफेक्ट होगा ये सब जानना है। तो इसी को बेटा पूरी दुनिया बोलती है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन ही तो डिस्प्लेस हो रहा है ना बेटा एक दूसरे से, एक जगह से एक के पास से। ये यहां पे था, सेंटर्ड था, अब सारे इलेक्ट्रॉन बी के तरफ चले गए। बोले तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया, मूवमेंट हो गया, मूव कर गया, डिस्प्लेस हो गया किधर, बी के तरफ। अब इसका क्या प्रभाव होगा यही सारी चीजें पढ़ेंगे। तो आप हेडिंग करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ऐसा तो है नहीं ना कि मैंने डायरेक्टली लिख ले बेटा पढ़ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। नहीं, हमने तय किया कि हाँ यार इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारे लिए रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नथिंग अबाउट स्टडी ऑफ रिएक्शन, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ हमें रिएक्शन ही तो पढ़ने हैं, और कोई भी रिएक्शन होने के क्रम में सबसे पहला जो बात होती है वो बॉन्ड का टूटना होता है। और बॉन्ड का टूटना बोले तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट की सारी कहानियां पढ़ेंगे। तो सर आप हेडिंग करें इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। काफी इंपॉर्टेंट, काफी शानदार, मजेदार होने जा रहा है। इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट के कारण होने वाले इफेक्ट को क्या पढ़ते हैं हम? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, है ना। मैं जरा सा ऊपर लिख दूं क्या इसको, ताकि मेरे पास जगह अवेलेबल रहे। सबसे पहला एक तो हमने छोटा सा पॉइंट पढ़ा, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, है ना, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड। दूसरा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जीओसी पे कब्जा अगर करना है आपको, 3 क्वेश्चंस पे कब्जा करना है आपके एग्जाम में, तो ये आपको आना चाहिए, है ना। जीओसी का 90% इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट ही है। ये पढ़ लिए मतलब कि जीओसी आप पढ़ लिए, जीओसी पढ़ लिए। तो भाई मेरे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, अब देख इफेक्ट की बात चल रही है, तो कोई भी इफेक्ट 2 तरीके का होता है। एक होता है भाई परमानेंट इफेक्ट, एक होता है हमारा परमानेंट इफेक्ट, और दूसरा होता है हमारा टेम्पररी इफेक्ट। यस, इफेक्ट 2 प्रकार के हो सकते हैं, परमानेंट इफेक्ट और टेम्पररी इफेक्ट। सबसे पहले पढ़ा जाए परमानेंट इफेक्ट क्या होता है ना। तो परमानेंट इफेक्ट अपने आप समझ जाएंगे अगर हम टेम्पररी इफेक्ट पढ़ लें, है ना। मान लो कि कुंदन है और चंदन है, एक रूम में ये रहता है, ये है गेट, ये कुंदन बाबू का बेड, ये चंदन बाबू का बेड। 2 लोग कुंदन चंदन एक रूम में रहे, तब तक कुंदन के पापा बेल बजा दिए, आ गए। यस, कुंदन के पापा बेल बजा दिए, आ गए। जैसे ये जब तक आ गए एंट्री ले लिए। अब जब तक ये रहेंगे, कुंदन और चंदन का बिहेवियर में बड़ा अंतर दिखेगा। यस, ये जैसे एज यूजुअल रहते हैं वैसे नहीं रहेंगे, इनके व्यवहार में परिवर्तन दिखेगा, हाँ या ना? दिखेगा बिल्कुल। जैसे ही ये कुंदन के पापा निकल लिए, फिर ये जैसे थे वैसे हो जाएंगे, तितर बितर हो जाएगा सारा सामान, हाँ या ना? मतलब कि ये जो प्रभाव हो रहा था चंदन और कुंदन के बिहेवियर में, जो अंतर हो रहा था, वह किसी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा हो रहा था। यस, पापा एक्सटर्नल एजेंट थे, उस एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा कुछ चेंजेस हो रहे थे इन दोनों में। यस, इनके सामान सुव्यवस्थित हो जा रहे थे, ये बड़े अच्छे से बोल रहे थे एक दूसरे से, कोई
अलंकृत शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे थे, बड़े अच्छे तरीके से बोल रहे थे, लेकिन जैसे ही ये एक्सटर्नल एजेंट इस सिस्टम से बाहर निकला फिर ये जस का तस हो गए, बिल्कुल अलंकृत सुसज्जित शब्दों में बात कर रहे हैं, है ना, मजा आ जा रहा है सुन के, है ना। ऐसा मतलब कि ये एक प्रभाव हुआ, किसका प्रभाव हुआ, इस एक्सटर्नल एजेंट का प्रभाव हुआ। और ये प्रभाव कैसा है, टेम्पररी है, जब तक ये एक्सटर्नल एजेंट है तब तक ऐसा प्रभाव दिखेगा, एक्सटर्नल एजेंट गायब, प्रभाव भी गायब। ओके सर, परमानेंट इफेक्ट क्या है, परमानेंट इफेक्ट कौन सा है, तो परमानेंट इफेक्ट चंदन और कुंदन बिना एक्सटर्नल इफेक्ट के जैसे रह रहा था, बिना एक्सटर्नल एजेंट के, बिना एक्सटर्नल एंटिटीज के जो बिहेवियर, जो कैरेक्टर चंदन और कुंदन का था वो परमानेंट था। ओके, तो ये टेम्पररी इफेक्ट ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज, ओके, ये टेम्पररी इफेक्ट क्यों आएगा, एक्सटर्नल कॉज के कारण कुछ प्रभाव हुआ था इसमें, ये टेम्पररी था। और परमानेंट इफेक्ट कब आएगा भाई, परमानेंट इफेक्ट ड्यू टू इनहेरेंट बोलते हैं, समझ रहे हैं ना, इनबिल्ट प्रॉपर्टीज, छोटा शब्द लिखा जाए, इनहेरेंट क्यों बोला जाए, इनबिल्ट प्रॉपर्टीज, ड्यू टू इनबिल्ट प्रॉपर्टीज, जैसे कि चंदन और कुंदन का जो प्रॉपर्टीज है, जैसे ये बात करते हैं वैसे हमेशा बात कर रहे हैं, मतलब कि ये परमानेंट इफेक्ट से प्रभावित है। कोई आ गया, इनके प्रभाव में अंतर दिख गया, वो चला गया, फिर उनका प्रभाव जस का तस हो गया, मतलब कि टेम्पररी इफेक्ट है। टेम्पररी इफेक्ट क्यों आता है बेटा, एक्सटर्नल कॉज के कारण। और परमानेंट इफेक्ट इनबिल्ट प्रॉपर्टीज है, वो किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम आओ तुम जाओ, मैं जैसा हूं वैसा रहूंगा, परमानेंट इफेक्ट। कोई आने पे मेरी व्यवहार बदल जाए, मेरी स्थिति बदल जाए, दैट इज कॉल्ड टेम्पररी इफेक्ट, टेम्पररी इफेक्ट। ठीक है सर, समझे सर, अगर आप और अच्छा से समझा दो, ये तो समझ गए कि ये जनरल लाइफ में समझ गए, सर केमिस्ट्री की दुनिया में समझा दो। चलो एक पल आप देखेंगे, सी और सीएल के बीच बॉन्ड बना है। बहादुर आप जानते हैं क्या, आप जानते हैं क्या कि सी और सीएल कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, सीएल ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इस बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ शिफ्ट होगा, सीएल की तरफ। बोले तो डेल माइनस, क्या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में पढ़ाया गया था, हाँ सर डाइपोल मोमेंट वगैरह बहुत पढ़े थे हमने। इस पे डेल माइनस आएगा, मतलब कि इस पे डेल प्लस आएगा। अब एक दूसरा आप सीन सोचे, सी ही है, सी और सीएल ही है, और यहां पे डेल्टा प्लस, या ऐसे सोच ले यहां पे ए माइनस कोई दूसरा आ गया, इधर से ए माइनस कोई दूसरा आ रहा है, बट बेटा इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है क्या, ये यहां पे भी इलेक्ट्रॉन है क्या, ये जस्ट पास आएगा, इसके इलेक्ट्रॉन इससे दूर जाएंगे, मतलब कि इस पे डेल्टा माइनस होगा, लेकिन यह डेल्टा माइनस इसके बराबर नहीं होगा, इससे थोड़ी ज्यादा निगेटिव। क्यों, क्योंकि इसके प्रभाव के कारण इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इधर का इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब कि डेल्टा डैश माइनस बोल दूं क्या, ये क्या होगा भाई, डेल्टा डैश प्लस हो जाएगा, है ना। क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये डेल्टा प्लस था, अब डेल्टा डैश प्लस हो गया, मतलब कि ये बराबर नहीं रहा, कुछ प्रभाव इसके कारण आ रहा है, ओके, इसके कारण आ रहा है। और अगर ये ए माइनस चला जाएगा तो ये ऐसे ही हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल, ये जो मॉलिक्यूल में चार्ज का सेपरेशन था, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन थी, जैसे ही ये ए माइनस चला जाएगा फिर इस पे डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस जस का तस इसके जैसा यहां पर भी आ जाएगा। जैसे ही ए माइनस फिर इसके पास जाएगा, ये डेल्टा प्लस डेल्टा डैश प्लस डेल्टा डैश माइनस में बदल जाएगा। ये जितना पास जाएगा उतना ज्यादा इस पे चार्ज बढ़ता जाएगा, मतलब कि ये चार्ज का जो बढ़ोतरी हो रहा है, इंक्रीमेंट ऑफ चार्ज हो रहा है, वह एक्सटर्नल कॉज के कारण हो रहा है। ये एक्सटर्नल कॉज यहां से विदा हो जाए, चार्ज इसके बराबर आ जाए, ओके। तो अभी जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेस हो रहा था, यहां पे ये सिस्टम दिखा रहा है, ये कैसा है, टेम्पररी है, लेकिन ये कैसा है, परमानेंट है। इतना तो हमेशा और हमेशा रहेगा, कोई आए जाए रहेगा, है ना। अब इसमें से बढ़ सकता है, घट सकता है, तो ये हमारा क्या हो गया, टेम्पररी इफेक्ट हो गया, टेम्पररी इफेक्ट हो गया, समझ रहे हैं, है ना। क्या मैं बोल सकता हूं डेल
डैश और डेल में कौन बड़ा क्वांटिटीज है? बेशक डेल डैश बड़ी क्वांटिटीज है, डेल डैश बड़ी क्वांटिटीज है। अरे देख ना मेरे भाई, ये इधर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा ना, मतलब कि ये माइनस की मात्रा ज्यादा होगी ना, मतलब ये माइनस कितना है? डेल डैश माइनस है, किससे? इससे ज्यादा होगी। तो डेल डैश और डेल में कौन ज्यादा है? डेल डैश ज्यादा है। तो आप फटाफट लिखे। तो टेम्पररी और इसमें सीखे होंगे क्या मतलब है। अब बेटा ये जो टेम्पररी इफेक्ट है ये दो प्रकार का होता है। टेम्पररी इफेक्ट दो प्रकार का होता है। एक होता है इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। सर ये टेम्पररी इफेक्ट है। टेम्पररी बोले तो किसी एक्सटर्नल कॉज के प्रेजेंस में ये बिहेवियर शो करेगा, है ना। इंडक्टोमेरिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ये क्या होता है जरा ध्यान से सुनेंगे भैया। ये जो है ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन है क्या? सिग्मा इलेक्ट्रॉन है क्या? क्या ऐसी ही घटना ऐसे किसी मॉलिक्यूल में नहीं दिख सकता है क्या? यस, Cl माइनस, मान लो कि ये एल्कीन है और Cl माइनस इसके पास आ रहा है। जैसे जैसे आएगा इसके इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट होंगे। और मैंने बताया भाई कि इसमें एक सिग्मा है और एक पाई है, एक सिग्मा है और एक पाई है। आप ही बताइए कौन मजबूत बॉन्ड? सिग्मा मजबूत बॉन्ड। मजबूत बॉन्ड बोले तो अपने इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा। मजबूत बॉन्ड बोले तो इसके इलेक्ट्रॉन डिसिप्लिन होंगे, जल्दी डिस्प्लेस नहीं होंगे। पाई इलेक्ट्रॉन है तो इसके इलेक्ट्रॉन कमजोर बंधे हुए होंगे, लूजली हेल्ड होंगे। हर बातों को आप ध्यान से सुनते रहे। पाई जो है वह कमजोर बॉन्ड होता है। कमजोर बॉन्ड मतलब कि इसके ऑर्बिटल और इसके ऑर्बिटल एक दूसरे से बहुत बढ़िया ओवरलैप नहीं कर रहे होंगे। बेशक बढ़िया ओवरलैप क्या, इसमें ओवरलैप होता ही नहीं है। इसमें साइडवाइज ओवरलैपिंग होता है, बस एक दूसरे को देखते रहते हैं, नैन मटक्का चलता है। तो ये तो इसको तोड़ देना, इस बॉन्ड को डिस्टर्ब कर देना बड़ा आसान है। तो ये Cl माइनस एक्सटर्नल एजेंट जब आ रहा होगा इसके पास, तो कौन से बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट हो रही होगी? भाई सिग्मा और पाई में सर इसका इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड है, तो पक्का जो पहला प्रभाव दिखेगा वह पाई में ही दिखेगा। क्या पाई में ही दिखेगा? अगर यह पाई में दिख रहा है मतलब कि जैसे जैसे ये पास आ रहा है इस पाई के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब कि ये बॉन्ड टूट जाएगा और इस पे ये जब बॉन्ड अगर बना रहा तो डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस के रूप में। जैसे जैसे ये जितना पास आ जाएगा, जिस पल ये पूरा का पूरा पास आ जाएगा, ये बॉन्ड पूरा का पूरा टूट जाएगा। यहाँ पे डेल्टा माइनस नहीं कंप्लीट माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस नहीं कंप्लीट प्लस, और ये Cl माइनस इससे जुड़ जाएगा, है ना। तो मतलब कि ये जो प्रभाव हो रहा था डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, है ना, ये Cl के एक्सटर्नल एजेंट के आने से हो रहा था। और कौन से बॉन्ड में हो रहा था? सिग्मा बॉन्ड में, सॉरी पाई बॉन्ड में। यहां पे कौन से बॉन्ड में हो रहा है? सर सिग्मा है तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड में ही हो रहा होगा। बेशक यहां पे प्रभाव कम हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड मजबूत होते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को काफी पकड़ के रखते हैं, तो यहां पे कम हो रहा होगा सिग्मा बॉन्ड। तो अगर टेम्पररी इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड में हो रहा होगा तो वह हुआ हमारा इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। उसको नाम दे दिया गया, डिफाइन कर दिया गया कि अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट सिग्मा बॉन्ड में हो रहा होगा देन इट इज कॉल्ड इंडक्टोमेरिक। अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट पाई बॉन्ड में हो रहा होगा वह इलेक्ट्रोमेरिक। मूवमेंट कैसा हो रहा है? क्या परमानेंटली मूवमेंट हो जा रहा है? नहीं, जब तक एक्सटर्नल कॉज रहेगा मूवमेंट होगा। जैसे ही एक्सटर्नल कॉज बाहर निकल लेगा इलेक्ट्रॉन जहां का तहां आके शिफ्ट हो जाएगा। मतलब कि यह टेम्पररी इफेक्ट है ना। तो इंडक्टोमेरिक इफेक्ट बोले तो टेम्पररी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, टेम्पररी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन सिग्मा बॉन्ड। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोले तो टेम्पररी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन पाई बॉन्ड। अब बड़े
इत्मीनान से लिखें इन सारी बातों को, बेशक ये भी जरूर लिखेंगे, है ना। यहाँ पे ये एग्जाम्पल किसका है, ये एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का। ये एग्जाम्पल किसका है, ये वाला, ये एग्जाम्पल है इंडक्टोमेरिक इफेक्ट का। तो भाई आप जरा फटाफट इसको रगड़ ले। तो सर हमने देखा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इफेक्ट, सम वन इज टेम्पररी इफेक्ट एंड सम वन इज परमानेंट इफेक्ट। टेम्पररी इफेक्ट क्या है, टेम्पररी इफेक्ट है जो एक्सटर्नल कॉज के प्रेजेंस में होता है, ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज। परमानेंट इफेक्ट क्या है, ड्यू टू इनबिल्ट प्रॉपर्टीज, हुआ है, जो होना था वो होगा, कोई आए जाए फर्क नहीं पड़ता है। ओके, इंडक्टोमेरिक क्या है भाई, ये टेम्पररी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है। कहां पे, सिग्मा बॉन्ड में अगर टेम्पररी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम बोलेंगे, अगर सिग्मा बॉन्ड में टेम्पररी इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा उसको मैं बोलूंगा इंडक्टोमेरिक। अगर पाई बॉन्ड में टेम्पररी इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा उसको मैं बोलूंगा इलेक्ट्रोमेरिक। तो सर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमने इसको पहला पोर्शन जान गया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट एंड टेम्पररी इफेक्ट। और परमानेंट इफेक्ट के बारे में जान गया, ये डिफाइन कर दिया गया कि अगर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट टेम्पररी हो रहा हो और सिग्मा बॉन्ड में हो रहा हो, सिग्मा ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन में टेम्पररी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, देन इट इज कॉल्ड व्हाट, इंडक्टोमेरिक। और अगर टेम्पररी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो प्योर ऑर्बिटल में, प्योर ऑर्बिटल बोले तो वह पाई बॉन्ड बनाएगा, मतलब ये पाई बॉन्ड में ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन का टेम्पररी डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, है ना। तो बस ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब हमारे पास बच गया एक परमानेंट इफेक्ट जो हमें खूब पढ़ना है ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन परमानेंट इफेक्ट एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, परमानेंट इफेक्ट पढ़ना है, मजबूत इफेक्ट होगा।